हाय फ्रेंड्स, एवरीथिंग फॉर एग्जाम चैनल में आज आपका फिर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि IBPS PO 2020 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और मैं लगभग 4 से 5 दिन लेट हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूं। और इस बार लगभग 1417 सीट्स है, जो कि सीट्स बहुत कम है, लेकिन फिर भी हमें अगर जॉब चाहिए तो इसके लिए प्रयास करना होगा। इसके अलावा जो भी डिटेल्स है वो हम आपको बताएंगे और एग्जाम क्रैक करने में कैसे हम आपकी हेल्प कर सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा कोविड-19 के चलते IBPS में जॉब लेने का ये अच्छा मौका क्यों है, इस पर भी हम बात करेंगे, सो प्लीज अंत तक बने रहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये शेड्यूल जो निकला है कि क्या शेड्यूल है IBPS PO का, ताकि उससे हमको पता लग सके कि हमारे पास कितना टाइम है, कैसे हमको प्रिपरेशन करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे वो 5 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं और 26 अगस्त तक ये चलेंगे। इसके अलावा जो आप पेमेंट कर सकते हैं वो 26 अगस्त तक कर सकते हैं और जो आपके प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होगी वो सितंबर में होगी। इसके अलावा जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा वो 21 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक के बीच में होगा। जो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होगी जो वो होगी 21 सितंबर से लेकर 26 सितंबर के बीच में, अगर वो होती है तो। इसके अलावा जो ऑनलाइन प्री एग्जाम जो होगा वो अक्टूबर में होगा। इसके अलावा प्री एग्जाम की जो डेट्स वो रह सकती है वो 3 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर या 11 अक्टूबर ये रह सकती है। इसके अलावा जो रिजल्ट आएगा प्री का वो लगभग अक्टूबर या नवंबर में ही, या तो अक्टूबर में ही आ जाएगा या फिर नवंबर 2020 में आएगा। इसके अलावा जो मेन एग्जामिनेशन है उसके जो आप कॉल लेटर डाउनलोड करेंगे वो लगभग नवंबर में आ जाएंगे। इसके अलावा जो उसका मेन एग्जामिनेशन होगा वो 28 नवंबर तक होगा। रिजल्ट जो है दिसंबर में आ जाएगा और जो इंटरव्यू होंगे वो जनवरी में होंगे। इसके अलावा जो प्रोविजनल अलॉटमेंट होगा वो अप्रैल 2021 तक हो जाएगा। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि IBPS एक ऐसा एग्जाम है, एक ऐसी एजेंसी है जो एग्जाम बहुत जल्दी नोटिफिकेशन निकलता है, बहुत जल्दी एग्जाम कंडक्ट होता है और बहुत ही जल्दी आपको रिजल्ट मिलता है और ज्वाइनिंग मिलती है। तो प्लीज़ अगर आप IBPS की तैयारी करते हैं तो प्लीज़ आप इसको सीरियसली लें और एक अच्छा टाइम टेबल इसके लिए मैनेज करें। इसके अलावा पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस कौन है, आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि यार बहुत कम बैंक है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। आप सोच रहे हैं कि बहुत कम बैंक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि बहुत सारे बैंक मर्ज हो चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारे बैंक है जो एट प्रेजेंट अपनी वैकेंसी शो नहीं करते हैं, लेकिन बाद में भी वो इसमें कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मैं आपको एज ए डेट ऑफ बर्थ बता देता हूँ कि जो मिनिमम है वो 20 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 30 साल। तो जो भी 30 साल से ऊपर है वो इसमें नहीं बैठ पाएगा और 20 साल से पहले वाला नहीं बैठ पाएगा। तो 8% आपको मतलब कि 2 अगस्त 1990 के पहले आप पैदा नहीं होना चाहिए, उसके बाद ही आपको पैदा होना है, तो वही इसमें बैठ सकते हैं। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। कोई भी ग्रेजुएट होगा वो इसमें चलेगा, पर वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एफिलेटेड होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन वाला इसमें बैठ सकता है। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के बारे में मैंने यहाँ क्यों बताया, ये इसलिए बताया कि हो सकता है कि कोविड-19 के चलते इस बार सेफ्टी को लेते हुए ये ना हो कंडक्ट, और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो ये कंडक्ट भी हो सकती है जो शेड्यूल इन्होंने बताया उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद बात करते हैं अपन ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में। जैसा कि जानते हो कि 2 फॉर्मेट होंगे, पहले प्री एग्जाम होगा फिर मेन एग्जाम होगा। प्री में ओनली यहाँ पर 3 सेक्शन होंगे, जैसे इंग्लिश का होगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड का होगा और रीजनिंग एबिलिटी का होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप साथ के साथ IBPS RRB की भी तैयारी कर रहे हैं तो क्वांट और रीजनिंग की तो आप उसके लिए पढ़ ही रहे होंगे, साथ के साथ आप अगर थोड़ा बहुत इंग्लिश का भी प्रिपरेशन करेंगे तो साथ के साथ इन तीनों की प्रिपरेशन भी आप कर सकते हैं। तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो इंग्लिश में 30 और क्वांट में 35 और रीजनिंग में 35, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है और जिनके मैक्सिमम मार्क्स भी 100 होंगे।
होंगे। लेकिन यहाँ पर याद रखिए कि IBPS RRB में शायद टाइमिंग मेंशन नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर मेंशन किया है 20 मिनट्स होंगे पर्टिकुलर हर सेक्शन के लिए। तो आपको स्पीड बहुत ज़्यादा रखना होगा और अच्छे से रखना होगा। इसके अलावा जब आप मेन में जाएंगे तो आपका एक सब्जेक्ट और बढ़ जाएगा, वो होगा जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस, जिसमें आपका मैक्सिमम करंट क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये एक पार्ट होगा जहां पर इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 होंगे और मैक्सिमम मार्क्स भी 40 होंगे, और इसके लिए लगभग 35 मिनट्स होंगे। यहाँ पर भी टाइम स्लॉट है वो सबके लिए अलग होगा। रीजनिंग के लिए 35, जिसके साथ के साथ कंप्यूटर भी पूछा जाएगा, तो मैक्सिमम मार्क्स 60 होंगे और 60 मिनट्स होंगे। इंग्लिश के लिए 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स होंगे और 40 मिनट्स होंगे। इसके अलावा डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, मतलब कि जो DI से ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे मैथ्स के अंदर, तो वो 35 क्वेश्चंस होंगे और उसके लिए जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो 60 होंगे और उसके लिए 45 मिनट्स होंगे। जो टोटल टाइम है वो 3 आवर्स का है और लगभग जो टोटल क्वेश्चन है वो 155 है और जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 200 है। तो ये आपके प्री और मेन एग्जामिनेशन का पैटर्न है। इसके बारे में आपको कैसे प्रिपरेशन करना है वो हम आगे बात करेंगे। बात करने की आपको कैसे अप्लाई करना है, आपको अप्लाई करने के लिए IBPS की साइट पर जाना है www.ibps.in। वहां पर आपको मैनेजमेंट ट्रेनी के नाम से एक चलता हुआ स्क्रॉल करता हुआ एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना है आपको और वहां पर जाकर आपको अप्लाई करना है। इसके अलावा जो एग्जाम फीस है वो फॉर SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 175 है और इसके अलावा बाकी सभी के लिए 850 रुपए एग्जाम फीस है। बात करते हैं बैंक प्रेफरेंस क्या रखना है। वैसे मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि ये जो बैंक इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये उनका डेटा है, उनके द्वारा क्या वैकेंसीज निकल रही। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, पार्टिसिपेट तो कर रहा है लेकिन अभी तक उसके द्वारा कोई वैकेंसी यहाँ पर नहीं बताई गई है। बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 110 वैकेंसी SC के लिए टोटल हम बात कर लेते हैं 734 वैकेंसी यहाँ पर दी है और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने टोटल 250 वैकेंसी दी है। इसके अलावा कैनरा बैंक ने कुछ मेंशन नहीं किया है, अभी नॉट रिपोर्टेड किया है, अभी तक रिपोर्ट नहीं किया है कैनरा बैंक, लेकिन पार्टिसिपेट कर रहा है, ये बाद में बता भी सकता है। इसके अलावा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से भी कोई वैकेंसी नहीं है। इंडियन बैंक ने भी रिपोर्ट नहीं किया है अभी तक। इंडियन ओवरसीज बैंक की तरफ से अभी तक कोई वैकेंसी नहीं है। पंजाब नेशनल बैंक ने भी रिपोर्ट नहीं किया है। पंजाब एंड सिंध बैंक की तरफ से अभी तक 83 वैकेंसीज है। यूको बैंक की तरफ से 350 वैकेंसी है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भी रिपोर्ट नहीं किया है। मतलब ये जो बैंक है ये पार्टिसिपेट तो करेंगे लेकिन अभी तक इन्होंने बहुत सारी वैकेंसी बताई नहीं है और रिपोर्ट नहीं किया है। तो हो सकता है ये बाद में अपनी वैकेंसी बता भी दे एग्जाम होने के बाद, तो ये आपके लिए अच्छा है। और हो सकता है कि जो वैकेंसी उनमें से भी कम ज़्यादा हो सकता है। तो ये वैकेंसीज का डाटा है। जो टोटल वैकेंसी है वो 1417 वैकेंसी है। इसके अलावा मैं आपको ये बता देता हूँ कि अकॉर्डिंग टू आप बैंक वही भरे जिसमें आपको जाना है, जिसमें आपकी रुचि है, वो बैंक आप पहले भरे तो ज़्यादा बेटर है। दूसरी बात, अगर सीट्स के अकॉर्डिंग भरे तो आप बैंक ऑफ इंडिया को पहले प्रीफर कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। और अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहे, अगर आप मेरिट लिस्ट में थोड़ा सा ऊपर या नीचे रहते हैं 1 या 2 नंबर से, तो आप पहले यूको बैंक भर के फिर बैंक ऑफ इंडिया भी भर सकते हैं। उससे आपके सिलेक्शन के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि बैंक एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। देखिए, अब हमारे पास लगभग 2 महीने, अगर आप IBPS RRB की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप बहुत हद तक प्रिपरेशन इसकी भी कर चुके हैं। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आपको करंट अफेयर्स तो डेली पढ़ना ही है। अगर आप डेली नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपको उसको वीकली कवर करना है, लेकिन उसको कवर करना है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पार्ट है जो आपको कम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स दिलाता है। इसके अलावा सोल्व मोर प्रैक्टिस सेट, मैंने यही लाइन क्यों लिखी, सॉल्व मोर प्रैक्टिस सेट। इसका लिखने का रीजन ये है कि आप सेल्फ एनालिसिस कीजिए। आज आपने पेपर सॉल्व किया, आज आप 100 में से 70 मार्क्स ला रहे हैं, कल फिर आप सेट करते हैं 71 मार्क्स ला रहे हैं, तो हो सकता है सेल्फ एनालिसिस करते 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 आप 10 से 12 नंबर ज्यादा ला सकते हैं। और प्रैक्टिस सेट जब आप सॉल्व करते हैं तो उसमें आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उन पर आप ज्यादा टाइम ना देकर, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे उनके भी आप अगर थोड़े बहुत शॉर्ट ट्रिक और मेथड सीख सकते हैं और उनको कवर कर सकते हैं मिनिमम टाइम के अंदर, तो आप उनको कवर कीजिए।
तो सबसे पहले एक साइकिल क्या होना चाहिए इसके लिए, पहली बात तो आपका फोकस एक ही एग्जाम पर होना चाहिए। अगर आप आईबीपीएस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपका फोकस आईबीपीएस पर ही होना चाहिए। इसके लिए नहीं कि आईबीपीएस के सिलेबस में जनरल साइंस नहीं है लेकिन फिर भी हम जनरल साइंस पढ़ रहे हैं रेलवे के लिए, तो आपका जो फोकस है वो एक ही एग्जाम पर होना चाहिए। और आपका डेली जो स्टडी प्लान है वो मिनिमम 6 से 7 घंटे तो होना ही चाहिए कि यार हमको बैठकर जब हम पढ़ाई करें तो दिमाग में हमारे वो सारा फिट होना चाहिए। मतलब वो जो स्टडी जो आप कर रहे हैं वो इफेक्टिव स्टडी होना चाहिए। जब आप अगर 6 घंटे भी आप टेबल पर बैठते हैं तो वो 6 घंटे आपके लिए इफेक्टिव होना चाहिए। मतलब आपने वहां से कुछ सीखा है, कुछ आपके अंदर आया है। आपको सुबह उठ के डेली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर पढ़ने से आपकी वॉकैब भी अच्छी होगी। इसके अलावा न्यूज़पेपर पढ़ने से आपकी वॉकैब भी अच्छी होगी। इसके अलावा आपके जो डेली के करंट अफेयर्स है वो भी अच्छे होंगे और अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो प्लीज आपको डेली के न्यूज़पेपर रीड करना चाहिए। प्रैक्टिस वापस वही बात आ गई कि आपको प्रैक्टिस सेट ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए, क्योंकि मिनिमम टाइम में आप अंग्रेजी को, इंग्लिश को अलग पढ़ेंगे, जीके को अलग पढ़ेंगे, मैथ्स को अलग पढ़ेंगे, रीजनिंग को अलग पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन इससे मैं ये कह सकता हूं कि इंग्लिश और मैथ्स और रीजनिंग इनमें तो कहीं ना कहीं आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी अगर आप डेली मोर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। तो ये एक साइकिल है जिसको आपको फॉलो करना है। सबसे बड़ी चीज, साइकिल को फॉलो करने, जब आप एग्जाम में जाएंगे तो एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमारे दिमाग में 3 चीजें होना चाहिए। एक तो आपकी एक्यूरेसी अच्छा होना चाहिए। एक्यूरेसी क्यों अच्छा होना चाहिए कि सबसे पहले हम इजी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, उसके बाद वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें जो हमको थोड़ा 50-50 आते हैं लेकिन हम उनको निकाल सकते हैं। गलत क्वेश्चंस को कभी मत उठाइए, वहां पर टाइम आप वेस्टेज मत कीजिए। तो कुल मिला के आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होना चाहिए। अगर आप 100 में से 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो 80 के 80 क्वेश्चंस आपके राइट है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी एक्यूरेसी को बढ़ाते हैं और एक्यूरेसी बढ़ने से आपका परसेंटाइल बढ़ता है। सो ये चीज आप ध्यान रखें। इसके अलावा आप टाइम मैनेजमेंट पर काम करें। टाइम मैनेजमेंट आपका होना चाहिए कि जैसे अगर आप कभी कभी जैसे आईबीपीएस आरआरबी लेते हैं जहां पर हर सेक्शन का टाइम नहीं है, तो आपको ये याद होना चाहिए कौन सा सेक्शन मुझे पहले उठाना है, कौन से क्वेश्चंस मुझे पहले करना है। ये सब टाइम मैनेजमेंट आपको डिसाइड करना होगा। ये सब आप जब प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे तभी आप सेल्फ एनालिसिस करेंगे, तभी आप वहां पर टाइम मैनेजमेंट को अपना बना सकते हैं और उसको एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको शॉर्ट ट्रिक्स पर ज्यादा वर्क करना चाहिए, वो भले रीजनिंग के लिए हो, मैथ्स के लिए हो या जीके के लिए हो, सबके लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स मेथड्स को यूज करना चाहिए। कहीं ना कहीं वो आपके टाइम को बचाती है। इसके अलावा कैसे आपको सब्जेक्ट्स के लिए क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक्स पे काम करना चाहिए। प्रैक्टिस पेपर आपको सॉल्व करना चाहिए। प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने के बाद जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उन पर आप ज़्यादा ध्यान ना दें, और जो नहीं आते उनको भी अगर मिनिमम टाइम में आप अगर कवर कर सकते हैं अच्छे शॉर्ट ट्रिक्स के साथ तो उनको कवर कीजिए। एक्यूरेसी को मेंटेन कीजिए। मैं बोलता हूं कि YouTube के ऐसे लेक्चर जो बेस्ट है उनको आप फॉलो कीजिए, जहां से आपको कुछ ट्रिक्स सीखने को मिलती है या कुछ अच्छा कंटेंट मिलता है। उन YouTube लेक्चर्स को आप फॉलो कीजिए। बाकी दूसरे YouTube चैनल जहां से आपको कुछ नहीं मिलता है उनको आप उन पर समय वेस्ट ना कीजिए। बेस्ट बुक्स को आप जब भी जैसे आपको लगता है कि स्क्रीन पर मुझे बैठे हुए बहुत टाइम हो गया है, लेकिन आप लाइट में लैंप लगा के बुक पर फोकस करते हुए अगर आप पर क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना चाहते हैं तो ऐसी अच्छी बुक्स आप लेकर आइए ताकि उनको सॉल्व कीजिए आप। इसके अलावा इंग्लिश जनरल अवेयरनेस के लिए मैं आपको ये बोलूंगा कि आपको वोकैब पर ध्यान देना चाहिए। वोकैब जो कि जिससे आपके जो भी पैसेजेस हैं वो अच्छे होंगे, वोकैब से रिलेटेड बहुत सारी जो टर्म्स है वो अच्छी होगी। इसके अलावा आपको ग्रामर से पढ़ना चाहिए। मैं बोलता हूँ कि हम ग्रामर पढ़ते हैं, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा समय होता है कि ग्रामर के आपके ट्रिक के मेथड पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कि जैसे प्रीपोजिशन में आप जानते हो कि हमेशा किसके बाद आईएनजी आता है, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, तो कुछ ऐसी जो चीजें हैं उन पर आप ज्यादा ध्यान दें। न्यूज़पेपर आपको डेली सुबह न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। करंट अफेयर आपको डेली पढ़ना चाहिए। शॉर्ट एंड यूजफुल जीके कैप्सूल आपको बनाना चाहिए ताकि आप उनको कवर कर सकें। जीके कैप्सूल से मतलब ये कि करंट के अलावा भी बहुत सारी जीके होती है, उनके आप एक बार कैप्सूल बना लीजिए जो कि चेंज नहीं होते हैं, फिक्स होते हैं, उनको आप रीड कर सकते हैं। आप उनको मेरे ख्याल से 5-6 से 7 दिन में आराम से कवर कर सकते हैं।
वही प्रैक्टिस सेट आपको ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए, एक्यूरेसी पर ध्यान देना चाहिए, अच्छे यूट्यूब लेक्चर्स को फॉलो करना चाहिए और अच्छी बुक्स को फॉलो करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप 100% एग्जाम को क्रैक करेंगे। और ये 2 महीने आपको 6 से 7 घंटे पढ़ाई करना है और अच्छे से अच्छे सिर्फ एक ही एग्जाम पर फोकस करना है और वही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है पहले जो आपको आते हैं और आप बहुत मिनिमम टाइम में उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो माई फ्रेंड, अगर आप बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर, मुझे ऐसा लगता है कि आप आधे रास्ते पहुंच चुके हैं और अगर आप अपने आप पर विश्वास करेंगे तो आधा रास्ता भी आप तय कर लेंगे और आप अपनी मंजिल को जरूर पाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीथिंग फॉर एग्जाम। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।